जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है? ठीक हैं जी? जी, बताएँ, आप लोगों ने कल पोस्टें क्रिएट की हैं? जी, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब खैरियत से हैं जी? अपना ख़्याल रखिएगा यार, हालात जो है ना वो बड़े ख़राब हैं वैसे। घर में रहें और अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़ास ख़्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। तो बताएँ जी, कल वाला काम किसी बच्चे ने कोई पोस्ट नहीं की, तो काम-शाम किया कि नहीं किया? बता दें। चलिए ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आपने वी थीम भी अपलोड कर लिया, ज़बरदस्त। चलो बाकी लोग भी बता दो यार। आज बस 1 घंटा है, आज हमने बी थीम पे ही काम करना सीखना है। मैं आपको बी थीम इंस्टॉल करना और उसमें उसके जो डेमोज़ हैं, उसको इंस्टॉल करना बताऊँगा और उसकी कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस कहाँ पर हैं, वो आपको बताऊँगा, ठीक है? तो कुछ बेसिक्स हैं, वो हम देख लेंगे और मेन जो टॉपिक है, वो चाइल्ड थीम क्रिएशन है। तो उससे पहले आप लोग बता दो। ज़बरदस्त मलिक इमरान, आपने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, ज़बरदस्त। आप बस इसी तरह आप लोग काम करते रहो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप लोग सीख भी जाओगे और आपको रिज़ल्ट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कभी, कोई जब आप प्रपोज़ल सेंड करते हो मलिक इमरान या बाकी लोग? कितने लोग प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं? अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग कोशिश करें कि आप सारा फ़ोकस जो है वो आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर दो अपना। जब हम वर्डप्रेस कर रहे हो तो सारा फ़ोकस वर्डप्रेस के ऊपर और साथ में जब पीएचपी कर रहे हो तो कुछ टाइम आप वहाँ उसपे उसके ऊपर भी आप स्पेंड करो। तो वर्डप्रेस को सीखना ये अब आपका मेन मकसद होना चाहिए। पीएचपी और जो बाकी चीज़ें आप सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट और मायसीक्वल सीखोगे, उसका मकसद भी अगेन जा वर्डप्रेस ही है। तो जब तक वो लैंग्वेजेज़ चल रही हैं, आप इसकी जो बेसिक्स हैं वो आप देख लो, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं वैसे। तो आप सबका फ़ोकस एक होना चाहिए कि आपने वर्डप्रेस एक्सपर्ट बनना है, ठीक? बाकी जितना भी टाइम रह गया, आई गेस कोई बेसिक लेक्चर शायद रह गए हों या इससे भी कम, तो आपने इसमें वर्डप्रेस एक्सपर्ट बनना है, ठीक है? वर्डप्रेस पे काम करना आना चाहिए, वर्डप्रेस पे किसी भी तरह की वेबसाइट बनाना आना चाहिए, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और साथ में वो आप लैंग्वेजेज़ भी सीखो, जो कि यूज़ होंगी वर्डप्रेस के अंदर। यार अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आपके प्रपोज़ल्स के अंदर। तो
आप लोग शेयर किया करें क्लासरूम में एक-दूसरे के साथ, बाकी लोग जो हैं वो प्रपोज़ल्स को देख के उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हों तो वो बताया करें। अच्छा चलिए मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा बाकी लोग भी बताओ यार, कितने लोगों ने कल 5 पोस्टें क्रिएट की हैं? सिर्फ़ 1 बच्चे ने बताया अभी तक। बाकी लोग बताएँ जी। बाकी लोग बताओ यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब आपसे पूछा जाए तो आप बताया करो, ये गलत बात है। जो 7-8 लोग ऑनलाइन हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। आप लोग अच्छा आज हम देखेंगे वर्डप्रेस पे किस तरह आप लोग चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हो और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके साथ-साथ मैं आपको बी थीम पे काम करना वो भी सिखाऊँगा। ठीक है ज़ाहिद महमूद। बाकी लोग भी बताया करो यार, जब आपसे पूछा जाए ये गलत बात होती है, ठीक है? मैंने तो 2-3 दफ़ा आपसे पूछा है लेकिन नो वन इज़ रिस्पोंडिंग। चलें जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर कि सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम बी थीम को इंस्टॉल करके उसका एक डेमो इंस्टॉल करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने उसको कस्टमाइज़ करना है, ऑप्शंस कहाँ पर होंगे कस्टमाइज़ेशन के। सबसे पहले देखते हैं कि चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट क्या है वर्डप्रेस के अंदर। आपको याद होगा अच्छा जी, सैयद ज़ैन अली आप बीमार हैं वीक से, चलो जी अल्लाह आपको सेहत दे। तो कोशिश करें कि वीकेंड पे जो है ना वो बाकी ये जो काम किया है आप ये कर लो, और अपना सेहत का ख़ास ख़्याल रखो यार। बीमार बिल्कुल नहीं होना आपने, ठीक है? और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की जो है ना वो सेहत है। सेहत होगी तो आप सारे काम करोगे, सेहत नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा जी चलें वर्डप्रेस में चाइल्ड थीम। शॉपिफ़ाई में हमने देखा था कि वहाँ पर जब आप थीम अपलोड कर रहे होते हो, थीम पे काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट का। कोई बता सकता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया था मैंने? कि शॉपिफ़ाई में थीम को डुप्लीकेट क्यों किया जाता है? पहले ये बताइए जी, उसके बाद मैं आपको ये चाइल्ड थीम का बताऊँगा। बताएँ जी। चाइल्ड थी डुप्लीकेट शॉपिफ़ाई पे थीम को डुप्लीकेट करने का मकसद ये होता था ताकि आप लोग उसका बैकअप रख लो, ठीक है? और इन केस अगर कोई इश्यू आता है आपके काम के अंदर, ठीक है? इन फ्यूचर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट एक आपके पास आता है, कहता है जी कि मुझे मेरी ई-कॉमर्स स्टोर लाइव है, उसमें ये काम कर दो आप।
तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, आप उसका एक डुप्लीकेट थीम बनाओगे। डुप्लीकेट थीम बनाने का मकसद ये होगा कि इन फ्यूचर अगर उसके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो वर्क है, उसके अंदर अगर कोई इश्यू आए, ऐसे ना हो कि आप जो है ना वो आपके पास कोई बैकअप ना हो, ठीक है? तो बैकअप पर्पज़ के लिए आप सबसे पहले इसका डुप्लीकेट थीम बनाते हो, उसके बाद आप काम शुरू करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर भी यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर चाइल्ड थीम का जो कॉन्सेप्ट है, वो कुछ बैकअप ही है, ठीक है? और ये काम आप लाज़मी करते हो वर्डप्रेस के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा रूसा, अस्मा और मलक आपने, ठीक है? तो वर्डप्रेस पे जब आप काम शुरू करते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर स्क्रैच से या आप किसी ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो दोनों सिनेरियोज़ के अंदर सबसे पहले आप काम क्या करोगे? आप चाइल्ड थीम क्रिएट करोगे। सिर्फ़ नाम का फ़र्क है और इसकी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि इसमें डिटेल में है कॉन्सेप्ट क्या है चाइल्ड थीम का, ठीक है? लेकिन जो मेन पर्पज़ है वो सेम है। यहाँ पर वर्डप्रेस में थीम का चाइल्ड थीम क्रिएट करना मकसद है बैकअप बनाना, ठीक है? और शॉपिफ़ाई पे भी डुप्लीकेट करने का मकसद क्या होता था कि आप लोग बैकअप रख लो, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ होगी वो चाइल्ड थीम की होगी। कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है? वर्डप्रेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई भी थीम यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका चाइल्ड थीम क्रिएट करोगे और चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करके उस पे आप काम करोगे, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी कह लो कि ये बैड प्रैक्टिस होगी अगर आप डायरेक्ट मेन थीम के ऊपर काम करोगे। इससे पहले हमने चाइल्ड थीम क्रिएट करना नहीं सीखा, ठीक है? तो अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में जाओ, ठीक है? यहाँ पर आपके पास वो सारे थीम्स होंगे अवेलेबल जो कि आप की लाइब्रेरी के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है? उनमें से एक जो होगा वो एक्टिवेट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2020 थीम ये एक्टिवेट है और ये मेन थीम है, इसका कोई चाइल्ड थीम क्रिएट नहीं हुआ हुआ यहाँ पर। तो चाइल्ड थीम जो है वो 2 तरीकों से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? एक बाय यूजिंग प्लगइन और दूसरा आप कोड के थ्रू कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह आप लोग प्लगइन के थ्रू चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेन मकसद वो प्लगइन यूज़ करवाना नहीं है, मेन मकसद ये है कि एक्चुअली आपको आइडिया हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है? तो प्लगइन यूज़ करने से पहले मैं आपको फिर डिटेल में बता दूँ चूँकि प्लगइन के थ्रू काम करना है आपने तो फिर शायद 1 सेकंड या 1 मिनट का काम होगा। आप चाइल्ड थीम क्रिएट कर लोगे। लेकिन चाइल्ड थीम क्रिएट करना क्यों है और अगर आप चाइल्ड थीम पे काम नहीं करोगे तो फिर आपको क्या जो है ना वो नुकसान होगा। तो ये समझना आप सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप किसी थीम पे काम कर रहे होते हो, जब भी आप किसी थीम पे काम कर रहे होते हो, काम करने से मुराद कि थीम की कस्टमाइज़ेशन कर रहे होते हो, ठीक है? जिस तरह आपने शॉपिफ़ाई में थीम की कस्टमाइज़ेशन की, तो यहाँ पर भी आप जो थीम एक्टिवेट होगा, उसकी आप कस्टमाइज़ेशन करोगे। कस्टमाइज़ेशन से मुराद कि उसकी सारी जो चेंजिंग चीज़ें हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप अपडेट कर दोगे। तो जब भी आप किसी थीम पे काम कर रहे होंगे, थीम की कस्टमाइज़ेशन कर रहे होंगे, तो वो सारी की सारी जो कस्टमाइज़ेशन होगी, वो आपकी 2 फाइल्स के अंदर सेव हो रही होती है। मैं आपको ज़रा वो फाइल बता दूँ, ठीक है? आपने अपने सिनेरियो में क्या करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो सी ड्राइव में जाके, ठीक है? उसके बाद ज़ैम्प में जाके और एचडॉक्स में जाके और आपका जो जहाँ पर इंस्टॉलेशन की होगी वर्डप्रेस की आपने मैं मेरे सिनेरियो में मैंने इंस्टॉलेशन की है वर्कप्लेस में, वर्डप्रेस के अंदर और वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पर ये कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है? ये आपको ये फ़ोल्डर्स आपके सिनेरियो में भी सेम नज़र आएँगे, डब्ल्यूपी एडमिन, डब्ल्यूपी कंटेंट, डब्ल्यूपी इंक्लूड। मैं आपको सिर्फ़ इतना बता दूँ आज के लेक्चर में, ये जो फ़ोल्डर्स हैं, इन फ़ोल्डर्स में से ये जो डब्ल्यूपी कंटेंट का फ़ोल्डर है, डब्ल्यूपी कंटेंट का फ़ोल्डर, ठीक है? ये सिर्फ़ ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में मैं इतना बता दूँ कि ये जो एक फ़ोल्डर है डब्ल्यूपी कंटेंट का, इसके बारे में कि यहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर आपका वेबसाइट का सारे का सारा कंटेंट होगा। जितने भी थीम्स आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये सारे के सारे इसी फ़ोल्डर के अंदर आपको नज़र आएँगे। जितने भी आपको प्लगइन्स यहाँ पर नज़र आएँगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल 2-3 हैं, तो ये सारे 3 प्लगइन्स आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर न डब्ल्यूपी कंटेंट, कंटेंट का जो वर्ड है ये आपको इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट इस फ़ोल्डर के अंदर होगा।
सारी इमेजेस, सारे आपकी कस्टमाइज़ेशन, सारे थीम, सारे प्लगइन्स आपके यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है? तो बाकी जो ये डब्ल्यूपी एडमन के नाम से फ़ोल्डर है, ये एक्चुअली इस फ़ोल्डर के अंदर ये सारा एडमन, ये जो आप एडमन ओपन करते हो ना, तो ये एडमन जो है वो आपका यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है? तो ये मैं आपको बता भी दूँ वैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का अगर आपने ओपन करना हो डब्ल्यूपी एडमिन, तो आप कैसे ओपन करते हो आपको पता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी वेबसाइट अपने सिस्टम के अंदर लोकली वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की हुई है। तो आपने अगर अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करना होगा तो आप किस तरह करोगे? आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो डैशबोर्ड वो किस तरह होगा ओपन? लोकल होस्ट स्लैश वर्कप्लेस स्लैश वर्डप्रेस स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन, ठीक है? तो ये डब्ल्यूपी जो एडमिन के नाम से ये ये वो पाथ होगा। ये डब्ल्यूपी हाइफ़न एडमिन, ठीक है? ये जो आपका डब्ल्यूपी एडमिन, आपने अगर कोई डैशबोर्ड ओपन करना होगा तो आप एक्चुअली ये लिखोगे। यहाँ तक तो आपका वो पाथ आएगा, जो भी पाथ होगा आपके सिनेरियो में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? मेरे सिनेरियो में ये है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आप डब्ल्यूपी एडमिन ओपन करोगे, ये लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, या फिर आपसे वो माँगेगा क्रेडेंशियल्स डैशबोर्ड के। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो आपको डब्ल्यूपी एडमिन, ये आप क्यों डब्ल्यूपी एडमिन ही लिखते हो तो वो ये ओपन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्टेप अगर मैं पीछे जाऊँ, तो ये आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है जिसमें सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, और उसके अंदर ये आपका डब्ल्यूपी एडमिन के नाम से डायरेक्टरी मौजूद है। इस डायरेक्टरी के अंदर वो सारी फाइल्स मौजूद है जिसके थ्रू आपका ये डैशबोर्ड ओपन होता है। ये जो आपको साइड बार नज़र आ रही है, ये आपको मेन कंटेंट एरिया, टॉप बार, ये सारा इसका जो फाइल्स हैं इसकी, वो इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हम डब्ल्यूपी एडमिन लिखते हैं अपनी यूआरएल के अंदर जब भी आपने वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट को डैशबोर्ड ओपन करना हो, ठीक है? तो ये एक तरीका भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपने अगर देखना है कि वो बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर कि नहीं, तो उसका जो भी डोमेन नेम होगी, जो भी उस वेबसाइट की डोमेन नेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है, आप कहता है जी कि ये वेबसाइट है, आप इस पे काम करना है। आपने देखना है कि यार ये जो वेबसाइट है ये किस पे बनी हुई है। आप डोमेन नेम लिखो, कंप्लीट जो भी होगा उसका स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन लिखो, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली क्या वो आपका अगर वर्डप्रेस का होगा तो ये इसके थ्रू ओपन हो जाएगा। अगर इसके थ्रू ओपन हो जाए डैशबोर्ड, तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो वेबसाइट होगी वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी होगी। अक्सर ज़हन में आता है कि यार फलाँ वेबसाइट किस पे बनी हुई है, फलाँ वेबसाइट किस पे बनी हुई है, ठीक है? तो एक तरीका देखने का ये भी है कि आप डब्ल्यूपी एडमिन लिख के चेक कर लो। डैशबोर्ड आता है यूज़र नेम पासवर्ड के लिए, तो इट मीन्स कि वो जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डब्ल्यूपी एडमिन के थ्रू ही डैशबोर्ड ओपन हो, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायरेक्टरी नेम चेंज कर दूँ, तो ऑब्वियसली फिर वो जो डैशबोर्ड होगा उसका एडमिन पैनल वो डब्ल्यूपी एडमिन के थ्रू थोड़ी ना ओपन होगा। लेकिन ये होता है नहीं है, सारे लोग इसको चेंज नहीं करते, ठीक है? तो बताने का मकसद ये था कि डब्ल्यूपी कंटेंट, मैं आपको ये 2 फ़ोल्डर्स बताना चाह रहा था एक्चुअली, ठीक है? इस डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस की इस डायरेक्टरी में वो एडमिन पैनल की सारी फाइल्स होंगी, और डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर सारी जो आपकी फाइल्स होंगी वो होंगी जी, जिसमें आपके थीम्स और प्लगइन्स होंगे। इसको मैं अगर ओपन करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड्स, ठीक है? जो भी आप अपलोड करोगे मीडिया फाइल्स लाइक, तो यहाँ पर आ रहा होगा। थीम्स यहाँ पर होंगे सारे इस फ़ोल्डर के अंदर, प्लगइन सारे इस फ़ोल्डर में होंगे। आपके सिनेरियो में भी सेम फ़ोल्डर्स मौजूद होंगे, ठीक है? तो थीम्स के अंदर आप जाके देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये 2020 थीम, 2019 और 2017 थीम है। ये 3 थीम्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? तो हम एक्चुअली देखना क्या चाह रहे थे, कोई बता सकता है? आप में से कोई बताए दी कि एक्चुअली मैं ये जो आपको फ़ोल्डर्स और डायरेक्टरीज़ ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसके पीछे हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कोई बता सकता है? बताएँ जी। चलिए मैं जिससे पूछूँगा उस्मा आप बताएँ ज़रा। हाँ, और रोस्तम, उसामा आप बताएँ ज़रा। या उज़ैर अमान, कि एक्चुअली मैं ये जो आपको बताना टॉपिक क्या चल रहा है हमारा?
चलिए जी, उनका वेट करते हैं, तब तक मैं आपको ये कंटिन्यू करता हूँ अपना लेक्चर। तो यहाँ पर आपको थीम्स के फ़ोल्डर में, थीम्स की डायरेक्टरी में 3 थीम्स नज़र आ रहे हैं, और प्लगइन्स के फ़ोल्डर में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर उतने वो ही प्लगइन्स होंगे जो कि इंस्टॉल हुए होंगे। अभी फ़िलहाल इसमें 2 प्लगइन्स हैं, ठीक है? तो थीम्स के फ़ोल्डर में आपको 3 थीम्स नज़र आ रही हैं, वो मेन 3 थीम्स हैं, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी चाइल्ड थीम मौजूद नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें से किसी एक थीम को ओपन करता हूँ, लाइक 2017 को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक फ़ाइल नेम होगा जिसका नाम होगा functions.php, ठीक है? मैं अगर 2017 को ओपन करूँ या 2020 को ओपन करूँ या मैं 2019, कोई भी वर्डप्रेस का थीम होगा, कोई भी, इन शॉर्ट कोई भी वर्डप्रेस का थीम होगा, तो उसमें मैं अगर उस थीम को ओपन करूँगा तो उसमें एक फ़ाइल नज़र आएगी functions.php की, ठीक है? functions.php की, ठीक है? और दूसरी एक फ़ाइल होगी style.css की, ठीक है? ये 2 फ़ाइल्स मैं आपको जो बार-बार बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, चूँकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था चाइल्ड थीम क्रिएशन का, कि चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कि चाइल्ड थीम क्यों क्रिएट किया जाता है, ठीक है? तो बाकी आप लोग भी जाके बैठे हैं यार। तो यहाँ पर आप कोई भी थीम ओपन करके देखेंगे तो 2 फाइल्स आपको नज़र आएँगी, style.css और functions.php की फाइल। तो भई जितनी भी आप कस्टमाइज़ेशन करोगे अपनी थीम की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थीम यूज़ कर रहे हो ये 2017, ठीक है? आप उस थीम की कस्टमाइज़ेशन करते हो, उसकी आप चेंजिंग्स करते हो, ठीक है? आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये सारा कुछ कलर चेंज किया और बैकग्राउंड कलर और इमेज सब कुछ। तो जो आप चेंजिंग्स करोगे, जो कस्टमाइज़ेशन करोगे, वो आपकी सारी की सारी सेव होंगी functions.php की फाइल में और style.css की फाइल में। ये 2 वो फाइल्स हैं जहाँ पर आपकी कस्टमाइज़ेशन सेव होंगी। ये ज़हन में रख लें। मैं एक्चुअली ये आपको बताना चाह रहा था कि functions.php, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें वो कोड होगा जो कि मैंने कस्टमाइज़ किया होगा। जब मैं कस्टमाइज़ेशन कर रहा हूँगा तो यहाँ पर कोड जो है वो सेव हो रहा होगा। तो functions.php और style.css, ये फाइल, दोनों फाइल्स मुझे हर थीम के अंदर मिलेंगी। चाहे मैं यहाँ पर 19 को ओपन करूँ, 2017 को ओपन करूँ, तो यहाँ पर भी ये functions.php की फाइल है, और इसी तरह अगर मैं कोई भी तीसरा थीम ओपन करता हूँ, तो ये 2 फाइल्स मुझे लाज़मी नज़र आएँगी और मेरी सारी कस्टमाइज़ेशन इन 2 फाइल्स के अंदर स्टोर होंगी। ये बात नोट कर लें। ये बात ज़हन में रखिएगा, उसके बाद अगली बात जो है ना हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो भई जब आप बगैर चाइल्ड थीम के क्रिएट करोगे, बगैर चाइल्ड थीम क्रिएट किए काम करोगे, तो फिर होगा क्या? फिर ये होगा कि अगर इन फ्यूचर उस थीम की कोई अपडेट्स आती हैं, अपडेट्स आपको मुझे ज़रा बताएँ कितनी तरह की अपडेट्स आती हैं वर्डप्रेस के अंदर? बताएँ ज़रा जी, आप लोग बताएँ। वर्डप्रेस में कितनी तरह की अपडेट्स होती हैं? जो कि आपको रिसीव होती हैं? बताएँ जी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वर्डप्रेस में कितनी तरह की, 3 तरह की अपडेट्स होती हैं, सही है जनरली, ठीक हो गया। 3 तरह की कौन-कौन सी होती हैं भला? प्लगइन की अपडेट्स, थीम की अपडेट्स और वर्डप्रेस की अपनी कोर अपडेट्स। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर आप बगैर चाइल्ड थीम क्रिएट किए डायरेक्ट मेन थीम पे काम करोगे, तो आपको पता है कि थीम्स की अपडेट्स भी आती हैं। थीम की अपडेट क्यों आती हैं? इम्प्रूवमेंट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने थीम डेवलप की है, आप सारे लोग मेरा थीम यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वेरी फर्स्ट टाइम उसमें बहुत सारे बग्स आएँगे, बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे। तो आप मुझे वो रिपोर्ट करोगे, मैं उन पे काम करूँगा, काम करने के बाद क्या, मैं एक रिलीज़ भेजूँगा, ठीक है? मैं एक अपडेट सेंड करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन करके मैं एक अपडेट सेंड करूँगा। वो अपडेट जो है वो हर उस बंदे को रिसीव होगी जो जो कि मेरा थीम यूज़ कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया,
आपने अपनी वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट मेरे थीम के ऊपर बना दी। जो थीम मैंने आपको दिया है, आपने अपनी कंप्लीट वेबसाइट उसी थीम के ऊपर बना ली। मैं क्या करता हूँ, मैं 1 माह बाद, 2 माह बाद एक अपडेट सेंड करता हूँ, ठीक है? तो आपकी वेबसाइट्स को अपडेट जो है वो रिसीव हो जाएँगी जब मैं सेंड करूँगा। जिस तरह यहाँ पर आ रहा है कि 2 अपडेट्स यहाँ पर ये एक लेबल नज़र आ रहा है आपको। तो अगर आप मैं अपडेट सेंड की और आपने थीम को अपडेट कर लिया, ठीक है? थीम को अपडेट कर लिया और आपने चाइल्ड थीम भी क्रिएट नहीं किया, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि जितनी भी आपने कस्टमाइज़ेशन की होगी वो सारी की सारी वो ख़त्म हो जाएगी। आपका जो थीम होगा वो बिल्कुल फ्रेश थीम की तरह आपको नज़र आएगा। सारी चेंजिंग्स ख़त्म हो जाएँगी। जो आपने थीम को कस्टमाइज़ किया होगा वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो जो स्टेप 1 पे था आपका डे 1 में जो थीम था, जिस तरह नज़र आ रहा था उस तरह आपको वो नज़र आएगा। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप बगैर चाइल्ड थीम के काम कर रहे होते हो। ठीक है? अब मैं इसकी आपको रीज़न भी बताऊँगा कि किस तरह वो सारा काम ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है? लेकिन ये ज़हन में रख लो, अगर आप बगैर चाइल्ड थीम क्रिएट किए मेरा थीम यूज़ कर रहे हो, मेरी थीम पे आपने वेबसाइट बना ली है, कस्टमाइज़ेशन कर ली है आपने कंप्लीट और 1 माह बाद, 2 माह बाद अगर मैं अपडेट सेंड करूँगा और आप थीम अपडेट भी कर देते हो, ठीक है? फिर क्या होगा कि आपने जितना काम किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उस थीम के ऊपर जितना काम किया होगा, जितनी कस्टमाइज़ेशन की होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, आमिर शहज़ाद, रिलेटेड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक हो गया। हाँ, आप किसी इस सेंस में कह रहे हैं तो ये इसमें हो सकती है ये अपडेट्स, सिक्योरिटी की अपडेट्स हो सकती हैं या डेवलपमेंट की। लेकिन वैसे न नॉर्मली 3 तरह की अपडेट्स होती हैं। 3 चीज़ों की अपडेट्स होती हैं, थीम्स की, प्लगइन्स की और वर्डप्रेस के कोर कोर फाइल्स की अपडेट्स आ रही होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी काम करो तो चाइल्ड थीम के ऊपर काम करो। अच्छा, अब वो आपका काम ख़त्म किस तरह होता है, अब ये हम समझ लें, ठीक है? कि अब बगैर चाइल्ड थीम क्रिएट किए काम करोगे तो अपडेट जब भी थीम को करोगे तो आपका वो जो थीम होगा वो आपका बिल्कुल वो फ्रेश थीम की तरह एक्ट करेगा। तो अब अपडेट्स जो होती हैं, वो जो कस्टमाइज़ेशन होती है वो ख़त्म किस तरह होती हैं ये देख लें। आपको पता है कि जो थीम की कस्टमाइज़ेशन है वो किन फाइल्स के अंदर स्टोर होती हैं? बताएँ जी। मैंने अभी आपको बताया 3-4 दफ़ा, कोई भी थीम होगी, उसपे अगर आप कस्टमाइज़ेशन करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू करो या जैसे भी, लेकिन वो जो चेंजिंग्स होंगी वो सेव किस फ़ाइल में होती है? functions.php की फ़ाइल में और style.css की फ़ाइल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2019 ये मेरा थीम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मैंने डेवलप किया है और आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को इस थीम के ऊपर बनाया हुआ है। आपकी जो सारी कस्टमाइज़ेशन होगी ऑब्वियसली वो functions.php की फ़ाइल में सेव होंगी और style.css की फ़ाइल में। तो कल को मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसकी एक अपडेट सेंड करता हूँ। अपडेट जब मैं सेंड करूँगा तो एक्चुअली होता क्या है उस सिनेरियो में कि ये जो जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी वो रिफ्रेश हो जाती हैं। ये जो फाइल्स जितनी भी होंगी आपकी थीम की वो सारी की सारी रिफ्रेश हो जाएँगी। ठीक है? रिफ्रेश से मुराद क्या है कि functions.php की फाइल में जो कुछ भी होगा वो सारे का सारा आपका आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जो मैं जब अपडेट सेंड करूँगा तो functions.php की फ़ाइल और style.css की फ़ाइल और बाकी जो जो भी फ़ाइल्स होंगी जिन पे मैंने एक्चुअली काम किया होगा अपडेट्स के दौरान, तो वो सारी फ़ाइल्स जो होंगी वो अपडेट हो जाएँगी, वो सारी की सारी रिफ्रेश हो जाएँगी, ठीक है? तो functions.php की फ़ाइल अगर रिफ्रेश हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उसमें जो काम होगा पहले वाला जो सेव हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और style.css के सिनेरियो में भी सेम होगा, ठीक है? चूँकि मैंने अपना कोड सेंड किया, ठीक है? तो वो कोड जो है वो ओवरराइड हो जाएगा। आपने जो भी कस्टमाइज़ेशन की होगी, ठीक है? वो मेरा कोड उस पे ओवरराइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह ही है जिस तरह आप एग्ज़ाम्पल लो जी। हुँ, एक एक प्लेट है उसके ऊपर आपने जी अपना वो कलर्स वो सारे कलर्स किए हुए हैं। एक प्लेट प्लेन प्लेन आप कह लो एक प्लेट टाइप है उसमें आपने बड़े वो आपने डिज़ाइन बनाए हुए हैं और आपने बड़े कलर्स किए हुए हैं। एक बंदा आता है उसके ऊपर जो है ना वो अपना कलर दोबारा कर देता है, ठीक है? तो फिर क्या होगा पहले वाले जो आपके कलर्स होंगे उसके ऊपर उसका जो कलर है वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पर होगा कि जो भी आपने काम किया होगा जब अपडेट आएगी, जब आप लोग अपडेट कर दोगे थीम को तो जो डेवलपर होगा उसका कोड ओवरराइड हो जाएगा।
ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल आपकी बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, जो जिस तरह पहले थी वैसे हो जाएगी। तो आपका काम जो है वो सेव नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में फिर ऑब्वियसली आपको लॉस होगा, आप जितना भी टाइम लगाया होगा वो आपका वो ज़ाया जाएगा। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग क्या करो, चाइल्ड थीम क्रिएट करो। चाइल्ड थीम किस तरह क्रिएट होगा, एक प्लगइन के थ्रू मैं आज आपको क्रिएट करना सिखाऊँगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब देखिए एक ये प्रॉब्लम आया, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम है या फीचर कह लो, कि हमें फीचर चाहिए कि हमने चाइल्ड थीम को क्रिएट करना है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन आपके पास प्लगइन्स के थ्रू मौजूद है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आपने प्लगइन यूज़ करें। हाँ, आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं यहाँ पर ऐड न्यू, ठीक है? प्लगइन्स में जाऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो सारे प्लगइन्स आ रहे होंगे। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा चाइल्ड थीम, बहुत सारे प्लगइन मौजूद हैं, जो हमारे पास मोस्ट रिलेवेंट होगा वो हम उसको देख लेंगे। चाइल्ड थीम जनरेटर, इसी को ही इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो और भी बहुत सारी नीचे प्लगइन्स आ रहे हैं, तो ये ट्राई करके देख लेते हैं, इससे आई होप ये हो जाएगा। अच्छा, आपने जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करना हो, नीचे आप इंस्टॉलेशंस देख लें, उसकी जो आप रेटिंग है आप वो देख लो, रिव्यूज़ देख लो। यहाँ पर इसका जिस तरह रिव्यू आप देख सकते हो कि कम है, इसका 5.0 5 स्टार्स हैं इसके, 4.5 लग रहे हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशंस आप देख लो, इसकी इंस्टॉलेशंस देख लो, तो जो मोस्ट रिलायबल आपका प्लगइन होगा, आप वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना होता है। तो एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर वो आपका चाइल्ड थीम जनरेटर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं थीम नेम सेलेक्ट कर लूँगा, 2020, 2017, 2019, भाई किस थीम का आपने चाइल्ड थीम क्रिएट करना है, ठीक है? और उसके बाद मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूँगा क्रिएट पे, तो आपका जो थीम है वो क्रिएट हो जाएगा, चाइल्ड थीम आई मीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2019 का चाइल्ड थीम जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है? ये उसका पेरेंट थीम है, ये उसका चाइल्ड थीम है, ठीक है? इसी तरह आप कोई भी दूसरा थीम उठाओ, 2017, और एक क्लिक पे आपका वो थीम जो है वो चाइल्ड थीम क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर 2017 का भी चाइल्ड थीम क्रिएट हो चुका है। ये उसका मेन थीम है, ये उसका चाइल्ड थीम है। चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करना है तो आप चाइल्ड थीम को एक्टिवेट कर लो, मेन थीम को करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी आपको फ्रंट एंड में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर वही थीम है, जिस तरह आप इसकी लुक वैसी की वैसी ही है जैसे आपने पहले किया हुआ है, ठीक है? लेकिन अब फ़र्क क्या है, अब ये है कि अब जितनी भी आप कस्टमाइज़ेशन करोगे इस थीम की, जहाँ जितनी भी आप चेंजिंग्स करोगे, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो भी, तो वो सारे के सारा आपका चाइल्ड थीम के अंदर सेव होता होता रहेगा, चाइल्ड थीम में, ठीक है? सारी चेंजिंग्स आपकी चाइल्ड थीम में सेव होती रहेंगी। अगर आप कल को ये जो पेरेंट थीम है ये अपडेट करते हो, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके चाइल्ड थीम पे नहीं होगा। आपकी चेंजिंग्स जो है वो होल्ड करके रखा होगा आपके चाइल्ड थीम ने, और आपकी जो चेंजिंग्स होंगी वो बाकी बाकी रहेंगी। तो ये काम है भाई चाइल्ड थीम का। अब मैं ज़रा आपको वो डायरेक्टरी बता दूँ, दिखा दूँ, इसमें वो थीम्स थे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी एक आपको फ़ोल्डर नज़र आएगा, डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स। तो यहाँ पर ये चाइल्ड थीम के नाम से 2 डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं, ठीक है? तो प्लगइन ने क्या किया, चाइल्ड थीम क्रिएट कर लिया। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टरी में आके देखोगे,
तो 2017 का और 2019 का चाइल्ड थीम बना हुआ है। अगर इसको आप फर्दर मज़ीद जाके देखोगे ना, इसमें आपको functions डॉट पीएचपी और 2 ही चीज़ें मिल रही हैं। इसकी रीज़न क्या है? कोई इसकी रीज़न बता सकता है लॉजिकली कि हाँ भाई इसमें अब चाइल्ड थीम के अंदर ये 2 चीज़ें मिली हैं, क्यों मिली हैं? कोई गेस कर सकता है? ठीक है, जैसे आप बाकी मेन थीम देखोगे 2019 तो इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। इसमें आपको फर्दर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन चाइल्ड थीम जब क्रिएट होता है तो उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें, 2 फाइल्स आपकी क्रिएट होती हैं। क्यों 2 फाइल्स क्रिएट होती हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? बताएं जी। अच्छा, अपडेट्स रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल्स विद न्यू रिलीज, दैट्स व्हाई आवर कस्टमाइजेशन रिमूव्ड। हाँ, मेरा शहजाद ठीक आपने। अच्छा जी। जी अनाज, अगर अगर तो आप चाइल्ड थीम क्रिएट नहीं करोगे, फिर तो ऑब्वियसली अपडेट करने के बाद आपको शुरू से सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये बैड प्रैक्टिस है। ठीक है, कि अगर आप चाइल्ड थीम क्रिएट किए बगैर काम करती हो तो ये एक बैड प्रैक्टिस होगी। ऐसा आप कभी भी नहीं करोगे। पहला काम जो सबसे पहले आप करोगे, सबसे पहले जो काम करोगे वो चाइल्ड थीम क्रिएट करना ही करोगे। कि जो भी थीम आप यूज़ कर रहे होंगे किसी भी वेबसाइट के लिए, तो सबसे पहले आप उसका चाइल्ड थीम क्रिएट करोगे। बताए जी कि ये 2 फाइल्स क्यों क्रिएट होंगी। बाकी लोग नहीं आइडिया। क्योंकि ये 2 फाइल्स इसलिए क्रिएट हुई हैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट क्या है। चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट या पर्पस ये है कि आपकी जो कस्टमाइजेशन है उसको वो सेव करके रखे। आपकी जो चेंजिंग्स हैं वो अब थीम अपडेट करने से वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो चेंजिंग्स और कस्टमाइजेशन जो है वो सेव करने के लिए क्या है कि आपकी वो 2 फाइल्स ही होती हैं यूज़, जिसमें आपकी कस्टमाइजेशन और आपकी वो सारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं। इसलिए ये 2 चाइल्ड थीम के अंदर आपको ये 2 फाइल्स ही नज़र आएँगी, फंक्शंस डॉट पीएचपी और स्टाइल डॉट सीएसएस। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मकसद क्या है? कस्टमाइजेशन को सेव करके रखना, कस्टमाइजेशन सेव करना, ठीक है, आपकी चेंजिंग्स को सेव करना। इसलिए यहाँ चाइल्ड थीम के अंदर ये 2 फाइल्स ही आपको नज़र आएँगी, क्योंकि चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट ही आपका बैकअप है, या आप कह लो कि कस्टमाइजेशन को स्टोर करके रखना है। हाँ, सैयद ज़ैन अली और अरूसा आपने ठीक कहा। अच्छा जी, सर आफ्टर अपडेटिंग एक्चुअल थीम इफ वी वांट टू अपडेट चाइल्ड थीम हैव टू कस्टमाइज चाइल्ड थीम अगेन। अच्छा, एक्चुअल थीम अपडेट करने के बाद अगर आप चाइल्ड थीम को अपडेट करना चाहें तो फिर क्या कस्टमाइज, देन वी हैव टू कस्टमाइज चाइल्ड थीम अगेन। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप सबसे पहली बात ये ज़हन में रखो कि जो थीम अपडेट होगा वो आपका पेरेंट होगा, चाइल्ड थीम अपडेट होगा ही नहीं। चाइल्ड थीम अपडेट होगा कैसे भी, इसके अंदर कोई फ़ाइल ही नहीं है। इसके अंदर तो वो सिर्फ़ 2 ही फाइल्स हैं जिनका मकसद होता है कि आपकी चेंजिंग्स को सेव करना। पहली बात कि आपका पेरेंट थीम ही सिर्फ़ अपडेट होगा, चाइल्ड थीम अपडेट होगा ही नहीं, ना ही हम चाइल्ड थीम को अपडेट करेंगे। ठीक है? तो ना ही उसका कोई कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है? तो जब आप पेरेंट थीम को अपडेट कर लोगे, ठीक है? तो उसके बाद आपकी जो चेंजिंग्स होंगी वो तो चाइल्ड थीम के अंदर सेव हुई हुई होंगी, ठीक है? तो आपकी चेंजिंग्स बाकी रहेंगी, थीम भी अपडेट हो जाएगा और आप कभी भी चाइल्ड थीम को अपडेट नहीं करोगे। क्या आप यही पूछना चाह रही थी अरुषा? अगर कोई क्वेश्चन और आपका है तो आप ज़रूर पूछें दोबारा। ठीक है? तो अच्छा, सिंपली आपने करना क्या है, जब चाइल्ड थीम क्रिएट हो जाएगा, इन केस अगर कोई यहाँ पर अपडेट आती है तो सिंपली आप थीम को अपडेट कर दोगे, नथिंग एल्स। आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको थीम अपडेट कर देना है। थीम जब अपडेट हो जाएगा तो आपका जो थीम है वो अप टू डेट भी होगा और आपकी जो कस्टमाइजेशन है वो भी बाकी रहेंगी। वो बाकी किस तरह रहेंगी ये आपको पता होना चाहिए कि वो चाइल्ड थीम के अंदर जो है ना वो सारी सेव हुई होंगी, तो इसलिए वो बाकी रहेगा। अच्छा जी।
अब मैं आपको यहाँ से थीम्स के अंदर जाके भी थीम अपलोड करना और उस पे काम करना हम सीखते हैं। तो अब मैं यहाँ ऐड न्यू थीम, अब मैं आपको बी थीम पे काम करना सिखाऊँगा, ठीक है? और थीम को अपलोड करने के लिए आपको पता है कि अपीयरेंस में जाओगे आप, ठीक है? और अपीयरेंस में जाके यहाँ पर वो सारे थीम्स आ रहे होंगे, ठीक है? यहाँ से ऐड न्यू थीम कर लो या ऊपर से कर लो, ठीक है? तो ऐड न्यू थीम, तो थीम आप 2 तरीकों से अपलोड कर सकते हो, या तो यहाँ से सर्च करो, ठीक है? और यहाँ से जो आपको पसंद आए, आप वो अपलोड कर लो, या फिर आपके पास अगर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है अपलोड थीम, तो आप यहाँ से वो फ़ाइल चूज़ कर लो। मैंने आपको थीम्स कल दे दिए, मैं यहाँ पर ये बी थीम जो है वो इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो ये काम आप लोगों में ने भी करना है, ठीक है? कि थीम जो है वो आपने इसी तरह बी थीम इंस्टॉल करना है। शायद आपके एंड पे यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि थीम इंस्टॉल हो चुका है। आपके एंड पे शायद कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम आए, वो फ़ाइल साइज़ का शायद आपको प्रॉब्लम आए, या आपको कुछ एग्ज़ीक्यूशन टाइम का शायद आपको इश्यू आए। तो जो भी इश्यू आएगा, ये कल मैंने आपको बताया है, जो भी इश्यू आएगा, ठीक है? वो जो कीवर्ड होगा, जो भी लिखा होगा, आपने उसको सर्च करना है। ज़ैम्प के फ़ोल्डर में जाके, पीएचपी के फ़ोल्डर में जाके, आगे पीएचपी के फ़ोल्डर के अंदर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होगी पीएचपी की, php.ini कोई इस तरह की फ़ाइल होगी, ठीक है? तो पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, उसमें जाके आप सर्च करोगे, तो फिर आपने क्या करना है, एक्चुअली आपने वो कुछ लिमिट्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ैम्प एक लिमिट अप्लाई करता है कि इतने फ़ाइल साइज़ से ज़्यादा की फ़ाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर कोई फ़ाइल साइज़ इतने टाइम से ज़्यादा ले रही है अपलोड होते हुए, तो वो नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है, वो आपने जस्ट सेटिंग चेंज करनी है। आप फ़ाइल साइज़ इंक्रीज़ कर दो और आप जाके एग्ज़ीक्यूशन टाइम वो आप चेंज कर दो, तो आपका वो प्रॉब्लम उसका जो है कंट्रोल एस करके आप सेव कर दो। ज़ैम्प को रीस्टार्ट करो। ज़ैम्प को मतलब अपाचे को आप रीस्टार्ट करोगे, तो आपका वो जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। ये आप में से तकरीबन हर बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी, अगर वो वेरी फर्स्ट टाइम थीम को अपलोड करेगा, ठीक है? तो मैं दोबारा आपको बता दूँ, आपने कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपने सर्च करने हैं, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछे, क्लासरूम के अंदर या फ़ेसबुक के ऊपर पूछ ले, या गूगल कर लेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? ज़ैम्प फ़ाइल में जाके यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर तो नहीं है वो पीएचपी की फ़ाइल फ़ोल्डर, तो ये वैसे फ़ोल्डर है वैसे, पीएचपी का फ़ोल्डर ये है जिस तरह, इसमें इसमें अच्छा, इसमें तो ये पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है? ये आपके सिनेरियो में, विंडोज़ के सिनेरियो में वो होगा, वो फ़ाइल जो होगी उसमें वो काफ़ी सारी लाइन्स होंगी। तो आपने जस्ट कंट्रोल एफ करके सर्च करना है, वो कीवर्ड सर्च करेंगे, उसमें फ़ाइल साइज़ इंक्रीज़ कर दें, टाइम इंक्रीज़ कर दें, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो, लेकिन रीस्टार्ट करना ना भूलिएगा। ज़ैम्प को रीस्टार्ट करना ना भूलिएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका वो जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जी, आफ्टर अपडेटिंग एक्चुअल थीम फर्दर कस्टमाइज़ेशन हमेशा हमने चाइल्ड थीम में ही करनी है, चाहे जितनी टाइम्स अपडेट करें थीम को। आफ्टर अपडेटिंग एक्चुअल थीम फर्दर कस्टमाइज़ेशन हमेशा हमने चाइल्ड थीम में ही करनी है। हाँ जी, अरुषा ऐसे ही होगा। आपने ये तरीक़ाकार ही ये है कि आपने किसी भी थीम पे काम करना है, अगर कोई भी थीम आपने परचेज़ किया है या आपने कहीं से लिया है, तो आप सबसे पहले उसका चाइल्ड थीम क्रिएट करोगे, एक्टिवेट आप चाइल्ड थीम को करोगे, ठीक है? जब चाइल्ड थीम एक्टिवेट होगा, तो फिर क्या होगा कि उसमें जो जितनी भी कस्टमाइज़ेशन होगी वो आपकी चाइल्ड थीम के अंदर ही सेव होंगी। तो ये काम हर दफ़ा ही आपने करना है, ठीक है? और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपकी जो चेंजिंग्स हैं वो सारी की सारी आपकी चाइल्ड थीम के अंदर ही सेव होंगी, मेन के अंदर नहीं होंगी। तो हमेशा ही आपने ये करना है।
चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप थीम को अपडेट करें, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा जी, मैंने थीम को इंस्टॉल कर लिया। थीम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये लाइव प्रीव्यू, एक्टिवेट और रिटर्न टू थीम पेज। मैं थीम पेज के ऊपर रिटर्न दोबारा वापस जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसका एक चाइल्ड थीम क्रिएट कर लूँगा, ठीक है? चूँकि हमने बी थीम पे काम करना है, तो यहाँ पर प्लगइन्स में जाऊँगा, ठीक है? और प्लगइन्स में क्रिएट, ये चाइल्ड थीम जनरेटर है, इसमें क्रिएट और बी थीम इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका चाइल्ड थीम मैं क्रिएट कर लूँगा। ये काम आपने करना है। अब मैं दोबारा अपीयरेंस में जाऊँगा और यहाँ पर ये उसका चाइल्ड थीम है बी थीम का, इसे मैं एक्टिवेट कर लूँगा। तो अब क्या एक स्टेप मैंने मुकम्मल किया, थीम इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसका चाइल्ड थीम क्रिएट करके उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है? तो अब आपने ऐसे ही काम करना है और वीकेंड पे आपने इसी थीम के ऊपर ही काम करना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, जब आप थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लोगे ना, तो फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आएँगे आपको अपीयरेंस के अंदर ही। अपीयरेंस के अंदर ही आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाएँगे आपके। ये बी थीम ऑप्शंस, बी थीम, प्री बिल्ट वेबसाइट्स, ठीक है? तो ये 2 आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो हैं ये आपको तब नज़र आए हैं जब आपने बी थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है, ठीक है? तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का मकसद क्या है ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? बी थीम ऑप्शंस, ये जो पहले वाला ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप थीम की कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो। ये यहाँ से आप थीम को कस्टमाइज़ करोगे। पूरे थीम की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है? तो ये हम ख़ैर देखना है हमने बार-बार प 2-3 लेक्चर्स में इन्हीं चीज़ों को देखना है। लेकिन आपको सिर्फ़ इतना बता दूँ कि अपीयरेंस में जाके बी थीम ऑप्शंस पे जाएँगे, तो यहाँ से वो सारा पूरा थीम कंट्रोल हो रहा है आपका, ठीक है? लाइक लोगो, स्लाइडर, एडवांस, ये आपकी हेडर और सब हेडर को अगर आपने चेंज करना है तो ये ऑप्शंस हैं। मेन्यू बार अगर आप उसकी कस्टमाइज़ेशन करनी है तो ये साइड बार, उसके बाद पेजेस, फुटर, ऐसे सारे कलर्स सारे के सारे यहाँ से मैनेज हो रहे होंगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बी थीम प्री बिल्ट वेबसाइट्स। ये वो असल चीज़ है, वो टेम्पलेट्स आपको मैं दिखाना चाह रहा था, जिसकी हमने कल भी बात की थी। ये आप देख सकते हो कि मोर देन 150 टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है? तो 150 टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि 150 डिफरेंट टाइप्स की आप वेबसाइट्स बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहले वाला टेम्पलेट है, इसको मैं अगर देखूँ, तो आप इसमें देखेंगे कि एक जनरल टेम्पलेट है बड़ा, इसका लाइव प्रीव्यू ले लेते हैं, ठीक है? ये पहला टेम्पलेट है। आप अगर आपको ये वाला टेम्पलेट पसंद आए किसी भी वेबसाइट के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये एक आपका टेम्पलेट मौजूद है जी। इसमें आप देखें कि ये होम, ब्लॉग, पोर्टफोलियो और ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ये एज़ इट इज़ ही आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पोर्टफोलियो के लिए आप अपने यूज़ कर सकते हो ये वाला टेम्पलेट और एक मल्टीपर्पज़ ये टेम्पलेट है, इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है? एक ये डेमो देख लिया। उसके बाद चलिए इसको ख़त्म करते हैं। ये एक है जी, ये मुझे बताएँ कि ये ज़रा ये गार्डन्स टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए ये यूज़ होगा, वेडिंग के लिए ये, एनिमल टाइप की अगर कोई वेबसाइट्स बनानी है लाइक पेट्स, तो ये, ठीक है? तो उसके अलावा आर्टिस्ट, इसका भी एक लाइव प्रीव्यू ले लेते हैं, ठीक है? ये आप कह लो कि स्पोर्ट्स क्लब टाइप की अगर कोई वेबसाइट है, आप वो बनाना चाह रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी तरह की वेबसाइट्स कॉमनली बनती हैं, उनके लिए टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और आप कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट भी रेलेवेंट होगा लाइक म्यूजिशियन, ठीक है? अगर कोई इस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है, तो इसमें टेम्पलेट मौजूद है और इस टेम्पलेट के अंदर उसी तरह का ही कंटेंट होगा जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो और इसी तरह ये मेडिकल से रेलेवेंट है, तो आपके सामने है जी।
सॉरी। तो चलिए इतने ही देखते हैं, बाकी आपके सामने है जी, आप टेम्पलेट्स ज़रूर देखें। आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग के लिए, आईटी कंपनी के लिए, यहाँ पर आप जी एजुकेशनल वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, आप एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के लिए, उसके अलावा जी बेशुमार टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो आप जो मोस्ट रेलिवेंट होगा, आप वो टेम्पलेट यूज़ करके उस पे काम करोगे। ये तो जनरल हो गया, ये वो दूसरे वाला था। अब आई डोंट नो कि ये किस पर्पज़ के लिए है। ये दूसरे वाला था, दूसरा जो टेम्पलेट हमने देखा था ना उसमें ये। तो ये इसके बाद तीसरा ये आपको गार्डनिंग वाला। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो कंटेंट है वो सारा उसी से ही रेलिवेंट है। आर्टिस्ट, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें जो कंटेंट होगा वो आपका वो आर्टिस्ट से ही रेलिवेंट, आर्ट से रेलिवेंट होगा। माई वर्क, माई स्टोरी, व्हाट आई डू, ठीक है, ये सारा देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेडिकल से या स्पोर्ट्स क्लब से रेलिवेंट। तो इसमें भी कंटेंट जो है वो आप देख सकते हो कि टेनिस कोर्ट, जिम, स्क्वैश, पूल, कॉन्टैक्ट बाय नाउ। यहाँ पर ये वो म्यूजिशियन है, तो ये एज इट इज़ ही कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप इस तरह की चीज़ किसी क्लाइंट को दिखाते हो, ठीक है, तो वो क्लाइंट को नहीं पता कि ये काम आपने कैसे किया है या कैसे कंटेंट लिया है। उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि आपने जी पूरी वेबसाइट बना ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मी, माई, म्यूज़िक, इंस्पायरेशंस, रिवर्स और कंटेंट सारा कुछ। आगे मेडिकल में भी ऐसे ही है। तो अब देख लें कितने ज़्यादा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। सारा कंटेंट आप देख सकते हो कि प्रॉपर्ली अलाइन है, ठीक है। और आप ये एज़ इट इज़ ये इमेजेस और ये कंटेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ आप अपडेट करना चाहो वो अपडेट कर लो। तो ख़ैर इस तरह बहुत बेशुमार हैं, जो भी आपने देखना है, जो भी टेम्पलेट आपने यूज़ करना है, आप उसको पहले अच्छी तरीके से देखो, सर्च करो, उसके बाद आप कर लो। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉग, ये देखो ब्लॉगर्स टू या ब्लॉगर्स, ये 2 ब्लॉग्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉग ज़रूर बनाओ। वर्डप्रेस जब आप सीख रहे हैं तो आप एटलीस्ट ब्लॉग ज़रूर बनाएँ। अगर आप कोई आईटी कंपनी के लिए बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कोई ना कोई टेम्पलेट मौजूद होगा आईटी से रिलेवेंट। तो ख़ैर वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्पलेट मौजूद है आईटी से रिलेवेंट। लाइक आपने कंपनी बनानी है, तो उस कंपनी का टेम्पलेट होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो चलें जी, मैं पहला जो सबसे पहले वाला है इसको ही इंस्टॉल करता हूँ। आपने कोई भी टेम्पलेट इंस्टॉल करना होगा, कोई भी थीम का टेम्पलेट इंस्टॉल करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि उस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहेगा कि भाई ये थीम अगर आपने सॉरी ये प्लगइन सॉरी ये टेम्पलेट यूज़ करना है, इस टेम्पलेट की यूज़ करने से पहले मेक श्योर कर लें कि ये जो 2 प्लगइन्स हैं ये आपने इंस्टॉल किए हों। रेवोल्यूशन स्लाइडर और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। आपको मैंने कल बताया कि ये जो रेवोल्यूशन स्लाइडर है ये एक पेड प्लगइन है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है ये एक फ्री प्लगइन है, ये फॉर्म्स को बनाने के लिए होता है यूज़। तो बिफोर इंस्टॉलिंग दिस टेम्पलेट, ठीक है, आप मेक श्योर कर लें कि ये जो 2 प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल्ड हों। अभी ये इंस्टॉल नहीं है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फिर इस इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ से भी आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ठीक है, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके। तो ये वो सारे प्लगइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बी थीम की प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये जो आपको अभी टेम्पलेट्स नज़र आ रहे थे, ठीक है, उसमें इनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए, ठीक है, अगर आपने ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना है तो इसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लाज़मी चाहिए होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला यूज़ करते हो तो इसके लिए भी ये 2 प्लगइन्स इंस्टॉल होना लाज़मी है, ठीक है। तो प्रॉपर वर्किंग के लिए आपके पास वो प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए। तो मैं दोनों इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे जी।
चलिए जी इंस्टॉल हो गए और इसको एक्टिवेट कर लें। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब ये है स्लाइडर रेवोल्यूशन। ये बी थीम के ऑलमोस्ट हर टेम्पलेट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और आपका ये जो स्लाइडर रेवोल्यूशन स्लाइडर प्लगइन है ये लाजमी चाहिए होता है आपको। ठीक है, तकरीबन हर टेम्पलेट के लिए। अच्छा जी, ये रेवोल्यूशन स्लाइडर ये भी इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी एक्टिवेट कर दूँगा। अब मैंने दोनों एक्टिवेट कर लिए। इसके अलावा और भी प्लगइन्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये कुछ और प्लगइन्स भी हैं, उन प्लगइन्स को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो। अच्छा जी, मैं दोबारा ये क्लिक कर देता हूँ, टाइम लग रहा है इसमें। तो प्लगइन्स पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये भी एक्टिवेट है अभी, और ये स्लाइडर रेवोल्यूशन जो है इसको भी मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ अभी। तो अभी ये दोनों प्लगइन्स एक्टिवेट हैं। अब वो टेम्पलेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्री रिक्विजिट था। अब यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों ग्रीन में आ रहा है, कि ये दोनों ग्रीन में है कि एक्टिव हैं। इससे पहले क्या यहाँ पर लिखा आ रहा था इंस्टॉल का, तो इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। अब क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप, ये आपको एक रिकमेंडेशन है कि आप वर्डप्रेस डेटाबेस रीसेट के नाम से एक प्लगइन यूज़ कर ये वैसे प्लगइन तब यूज़ करते हैं जब आपने डेटाबेस को रीसेट करना हो। डेटाबेस को रीसेट करने से मुराद ये है कि आपने जितना कुछ काम किया होगा वर्डप्रेस के ऊपर, जितना कुछ वो सारा रीसेट करना चाह रहे हो, तो ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये खैर तब ज़रूरत पेश आती है तब कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, जब फॉर एग्जांपल आपको गड़बड़ हो जाए कोई, तो उसके बाद आप क्या करते हो, रीसेट मार देते हो पूरी वर्डप्रेस को। तो ये प्लगइन के थ्रू आप वो रीसेट कर सकते हो। अच्छा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि भई आप कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट को आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, या फिर ये है कि सिलेक्टेड डेटा ओनली। ठीक है, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि इसको मैं अगर ख़त्म करूँ, यहाँ से मैं इसका लाइव प्रीव्यू लूँ। ठीक है, कंप्लीट कंटेंट को डाउनलोड करना और सिलेक्टेड डेटा कंटेंट करना, इससे मुराद क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्लग आपको ये इमेजेस और ये आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी इमेजेस। ठीक है, वीडियोस भी नज़र आएंगी यहाँ पर आपको। अगर आप चाह रहे हो कि एज इट इज़ ये सारा कुछ मेरी वेबसाइट के अंदर शो हो, ये इमेजेस भी शो हों, ये कंटेंट भी शो हो, सारा कुछ शो हो, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, कंप्लीट आप डेमो इंस्टॉल करोगे, कंप्लीट इंक्लूडिंग इमेजेस एंड वीडियोस। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि भाई एक टेम्पलेट्स आ जाए, एक लेआउट से डाउनलोड हो जाए, ये इमेजेस डाउनलोड ना हो, जहाँ पर इमेजेस आ रही हैं वहाँ पर इमेजेस ना आए, वहाँ पर ब्लैंक्स आ जाए, मैं इमेजेस अपनी अपलोड खुद कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर उस सिनेरियो में आप कंप्लीट जो है वो डाउनलोड ना करें, वो आप पार्शियल जो है ना वो डाउनलोड कर लें, या सेलेक्टेड डेटा ओनली का ऑप्शन जो था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं दोबारा इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट या सिलेक्टेड डेटा ओनली। तो मैं वैसे कंप्लीट ही करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें फिर ये कि इमेजेस और वीडियोस सारा कुछ डाउनलोड होते होते, बट लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अब ये है कि ये डेमो इंस्टॉल हो रहा है, वर्डप्रेस का डेमो इंस्टॉल हो रहा है। बस डेमो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो उस डेमो की तरह नज़र आएगी, और उसके बाद आपने उसकी कस्टमाइजेशन करनी है। क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेक्चर वैसे ही एंड हो गया। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा, तो इट विल टेक सम टाइम। क्वेश्चन है तो पूछेंगे। चलो जी, इंस्टॉल हो गया, ये तो जल्दी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें इंपोर्ट स्लाइडर का ऑप्शन आ रहा है और गो टू मफन बिल्डर। अच्छा, मफन जो है ना पेज बिल्डर का नाम है। बी थीम के अंदर जो पेज बिल्डर यूज़ होता है, पेज बिल्डर से मुराद क्या है कि पेज बिल्ड करने के लिए, पेज बनाने के लिए एक प्लगइन होता है।
ठीक है, तो जो बी थीम के अंदर पेज बिल्डर यूज़ होता है वो मफन पेज बिल्डर होता है यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप प्रीव्यू कर लो वेबसाइट को, या आप मफन ऑप्शंस को देख लो, या फिर आप स्लाइडर जो है वो इंपोर्ट कर लो। स्लाइडर इंपोर्ट करने से मुराद ये है कि आप स्लाइडर जो है ना वो बना लो। स्लाइडर बनाना भी हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि अच्छा, जब आप ये थीम इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद क्या होगा, आपने जाना है पेजेस के अंदर। ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो ये वो कंप्लीट डेमो है, कंप्लीट कंटेंट है। इसमें सिर्फ ऑप्शन जो एरर आ रहा है वो आपका स्लाइडर का आ रहा है, बट डोंट वरी। स्लाइडर में जब काम करना हम सीखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो स्लाइडर भी बड़ा अच्छा से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये होम, ये ब्लॉग, अब आपकी जो वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें कंप्लीट कंटेंट भी आपको नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो के अंदर आप देखोगे कि ये पोर्टफोलियो भी नजर आ रहा है, ये सारी इमेजेस और ये सारी वीडियोस। ठीक है, तो एक क्लिक पे क्या हुआ कि कंप्लीट वेबसाइट आपके पास मौजूद आ गई। अब आपने जिसको चेंज करना है जिस तरह वो आप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारा वो कॉन्टेंट फॉर्म आ गया। बाय नाउ पे क्लिक करना है तो ठीक है। तो भाई ये वो सारे पेजेस एक्चुअली, होम पेज, ब्लॉग पेज, पोर्टफोलियो पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, होम पेज पे क्लिक करूंगा तो ये होम पेज आएगा, यहाँ पर ये सारा होम पेज है। ब्लॉग, इस पे क्लिक करूंगा तो नया पेज ओपन होगा ब्लॉग का। पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा तो पोर्टफोलियो वाला पेज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक्चुअली 1 2 3 4 5, होम, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्ट। होम, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये 5 पेजेस एक्चुअली यहाँ पर इंस्टॉल हुए होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम और पोर्टफोलियो। ठीक है, तो डेमो इंस्टॉल करने के बाद एक्चुअली पेजेस इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, आपका होम पेज जो है वो ये वाला है। व्यू करना है व्यू कर लो, एडिट करना है एडिट कर लो। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका होम पेज है, होम पेज की एडिटिंग करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है आपने, तो कैसे होगी? सिर्फ ये ऑप्शन देख लें, उसके बाद लेक्चर रन करते हैं। तो बाकी जो काम होगा वो कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होम पेज है, होम, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वो ऑप्शंस हैं यहाँ जहाँ पर आप होम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये आपको वो नज़र आ रही हैं चीज़ें। ठीक है? अच्छा जी, सैयद ज़ैन अली क्या पूछ रहे हैं, हमने चाइल्ड थीम में कस्टमाइज़ेशन की थी, पेरेंट थीम में वो कंटेंट कैसे इंपोर्ट करेंगे? चाइल्ड थीम में कस्टमाइज़ेशन की थी, पेरेंट थीम में वो कंटेंट कैसे गेट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे? आपने जो भी चेंजिंग्स की होंगी वो आप गेट नहीं करोगे मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई है ज़ैन अली। हमने चाइल्ड थीम में जो कस्टमाइज़ेशन की थी, पेरेंट थीम में वो कंटेंट कैसे इंपोर्ट करेंगे? पेरेंट थीम में हमने वो कस्टमाइज़ेशन इंपोर्ट करनी ही नहीं है भई। मैंने आपको बताया कि पेरेंट थीम पे ना आप कस्टमाइज़ेशन करोगे उसपे, ना पेरेंट थीम को आप कहीं यूज़ करोगे। पेरेंट थीम एज़ इट इज़ वो साइड पे पड़ा हुआ है, बस ये चीज़ ज़हन में रख लो। जो कस्टमाइज़ेशन करनी है वो भी चाइल्ड थीम के अंदर करनी है, और जो चाइल्ड थीम के अंदर कस्टमाइज़ेशन होगी वही आपकी वेबसाइट के ऊपर नज़र आएँगी। पेरेंट थीम आप ना तो उसको एक्टिवेट करोगे और ना ही आप उसमें जो है वो लाइव डायरेक्ट कस्टमाइजेशन करोगे। ठीक है, अच्छा ये होम पेज है जी। होम पेज में आप देखेंगे कि अब आपका ये होम पेज है। होम पेज में ये आपको कुछ सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ये सेक्शन एक बना हुआ है, उसमें ये 3 आपको सब सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आइकन बॉक्स, ये मल्टीपर्पज़ आपको नज़र आ रहा है, ईज़ी टू यूज़, ग्रेट क्वालिटी। अगर आप इसमें होम पेज पे जाके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपर्पज़, ईज़ी टू यूज़, ग्रेट क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये वाले 3 सेक्शंस,
ये 3 सेक्शंस, इनकी कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, ठीक है? आपने इसको चेंज करना है, चेंज कर लो, आप जो भी आप टाइटल चेंज करना चाह रहे हो, ये मल्टीपर्पज़ आ रहा है, जो भी चेंज करना है वो आप कर लो, ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये फर्दर सारे ऑप्शन मौजूद हैं कस्टमाइज़ेशन के, ठीक है? तो आप इसके बाद इस सेक्शन को कस्टमाइज़ करो, इसको करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि द बिगेस्ट वर्डप्रेस थीम एवर, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये देखें द बिगेस्ट, तो इसको अब देखेंगे टॉप टू बॉटम वो सारे ऑप्शंस आपको नज़र आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ये वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से आप कस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये यहाँ तक है बस। इसके नीचे ये कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं थीम के, ये हम देख लेंगे। तो भई ये तरीकाकार है जिसके थ्रू आप थीम कस्टमाइज़ेशन करते हो, और ख़ास तौर पे ये जो तरीकाकार है ये आपका है अ, थीम का, बी थीम का। तो बी थीम कस्टमाइज़ेशन अगर आपने करनी है तो कुछ इस तरह होगी, ठीक है? इसके ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए कहाँ पर हैं। बाकी जो मज़ीद बातें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेक्चर एंड करते हैं। अच्छा, आपने 3 काम करने हैं। आपने 3 काम करने हैं, अटेंडेंस लगा लें मेक श्योर, ठीक है? आप में से हर बच्चे ने अटेंडेंस लगाई हो, ठीक है? दूसरा, आज फीडबैक फॉर्म फिल करना है आपने, वो लाज़मी कर लें, ठीक है? अ, और तीसरा जो है वो एक और काम था यार, आप फीडबैक फॉर्म फिल करें, आप लोग अटेंडेंस लगा लो, ठीक है? और उसके अलावा प्रोफाइल लिंक्स जिनके मिसिंग हैं, ठीक है, वो भी बता दें। अगर किसी का प्रोफाइल लिंक नहीं ऐड हुआ हुआ तो ज़रूर मेंशन करें, वो जो लिस्ट है मैंने आपसे शेयर की है। तो ये 3 काम कर लो, बाकी लेक्चर एंड हो चुका है, तो कल के लेक्चर में हम देखते हैं बाकी। अगर किसी की प्रोजेक्ट किसी ने लिया हुआ है या किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो वो ज़रूर बताएँ, ठीक है? बाबर रियाज़ आपने अभी तक वो स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किया, बाबर रियाज़ ने, ठीक है? आप में से अगर कोई बच्चा ऑर्डर कंप्लीट करे तो वो स्क्रीनशॉट सर शुजात को ज़रूर सेंड करें, या वो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको बता दूँगा क्या कुछ आपने सेंड करना है डिटेल में। ये 3 काम करें जी, उसके बाद लेक्चर। अच्छा जी सर, पेज ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ैनब शहीन आप पेज ऐड कर सकते हो, सारा कुछ काम कर सकते हो। ये हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट देखा, चाइल्ड थीम क्रिएट करना देखा, बी थीम को इंस्टॉल करके उसका डेमो इंस्टॉल करना हमने वो देखा, और उसके बाद हमने देखा कि वो पेजेज़ में जाके क्या कैसे ऐड होते हैं और किस तरह वो कस्टमाइज़ेशन होती है, ठीक है? तो बी थीम का ओवरव्यू लिया हमने ओवरऑल। तो हम इसमें पेजेस भी क्रिएट करना सीखेंगे, हम इसमें स्लाइडर क्रिएट करना भी सीखेंगे और बहुत कुछ करना सीखेंगे। तो थोड़ा-सा आप वेट कर लें, आहिस्ता-आहिस्ता हम इस पे काम करना सीखेंगे। क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेक्चर एंड करते हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो जी, अपना ख़्याल रखिएगा। और अच्छा जी, लिस्ट शेयर की आपने ग्रुप में? अ, यार वो बल्कि शेयर शायद नहीं की मैंने, हाँ, वो गूगल क्लासरूम के अंदर मैं शेयर करूँगा आपसे, वो जो लिस्ट है जिनकी प्रोफाइल लिंक्स मिसिंग है। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा। और आपकी जो वीकेंड की असाइनमेंट है वो क्या है वो मैं आपको बता दूँगा, वरना आपने वैसे बी थीम के ऊपर ही काम करना सीखना है। बी थीम की आप कस्टमाइज़ेशन करना सीखो, इसमें जो पेजेस हैं उन पे काम करना सीखो। फर्दर खुद से जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें इसमें आपको नज़र आएँगी वो आप देखो। तो लेकिन मज़ीद ये है कि हम ऐसा-ऐसा खुद से भी देख लेंगे। वीकेंड है, टोटली टाइम आप बी थीम के ऊपर दो, ठीक है? बहुत ही अच्छा होगा कि आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना लो, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? अगर अ, थीम आप इसको यूज़ करके कंप्लीट वेबसाइट बना लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन वरना अगर आप नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइडर पे काम करना सीख लेंगे, या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम थी वो पेज की कस्टमाइज़ेशन करना सीख लेंगे, और कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये काम खुद कर लो, ठीक है? ये मुश्किल नहीं है, इसका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, इसके ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं बी थीम के,
और इसी तरह काम होता है यार। जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक मल्टीपर्पज़ थीम पे काम करना सीख लेते हैं और उसी थीम को वो हर तरह की वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक क्लाइंट आया कहता है जी मुझे एजुकेशनल वेबसाइट चाहिए, बी थीम यूज़ किया, इंस्टॉल किया टेम्पलेट उसका और कस्टमाइज़ेशन की और वेबसाइट रेडी। दूसरा बंदा आया कहता जी ई-कॉमर्स स्टोर चाहिए, उसी थीम को ही दोबारा यूज़ किया, उसका जो मोस्ट रेलेवेंट टेम्पलेट होगा वो यूज़ करेंगे और ई-कॉमर्स स्टोर जो है ना वो रेडी। इसी तरह कोई भी तीसरी वेबसाइट आएगी, तो हर क्लाइंट के लिए लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही काम करो, ठीक है? एक थीम के ऊपर काम करना आपको आना चाहिए, तो मल्टीपर्पज़ जो थीम्स होते हैं वो उसपे मल्टीपल टाइप्स की आप वेबसाइट्स बना सकते हो। तो कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम्स आएँगी तो इंशाल्लाह इसमें हम देख लेंगे। नहीं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा ज़ाहिर मैं वो आपको बताया कि आप ये थीम के अंदर इसमें आपको वो एक और प्लगइन भी होगा उसका विजुअल कंपोज़र का, वो भी आपको फ्री में मिलेगा, आपको रेवोल्यूशन स्लाइडर वो भी फ्री में मिल रहा है। सब कुछ फ्री में है लेकिन ये सिर्फ़ आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, ठीक है? आप इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? इसको आप सीखने के लिए जैसे मर्ज़ी यूज़ करो लेकिन कमर्शियली यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ा इल्लीगल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो लेकिन इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ये आपका थीम है क्रैक थीम। चलें जी, हाँ, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और ख़ास तौर पे जो है ना वो घर में रहें और बाहर बिल्कुल ना निकलें। हालात बड़े ख़राब हैं जी, ठीक है? आपकी अभी बड़ी ज़रूरत है हमें और अपना भी ख़्याल करें और अपनी फ़ैमिली का भी ख़्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।